हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा प्लानेट पे। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाइएगा, सेशन को शेयर कर दीजिए। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, सभी की अच्छी तैयारी चल रही होगी। देखिए एग्जाम में अब आपका समय नज़दीक है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो अब आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कीजिएगा। अपनी तैयारी में और मेहनत कीजिए, नई नई चीज़ों को याद कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम आपके सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आप कह सकते हैं क्रेश कोर्स हमने जो स्टार्ट किया है, कि आपका जो क्रेश कोर्स आपका रहने वाला है, इसमें आपकी आज हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, राग वर्गीकरण से संबंधित आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो टॉपिक वाइज आपका सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए हमने अब तक आपके लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर दी हैं, तो आप प्ले लिस्ट चेक करेंगे ना, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एनसीईआरटी वाला टॉपिक वाइज और आपके लिए थ्योरी हमने कंप्लीट पढ़ा दी है। तो सभी साथी उन क्लासेस को भी देखते रहिएगा, वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। और जो ये मैं सीरीज लेकर के चल रहा हूँ, ये तो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। यहाँ से आपको 100% सफलता दिलाने वाली सीरीज है। आप अगर इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे होंगे और अच्छे से आप चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चल रहे हो, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए देखिए, आज हम आपका स्टार्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें बता दूं। क्या आपका अगर तैयारी कर रहे हैं आप टीआरई 4.0 की, देखिए आपको समय कम मिलेगा। अभी हाल फिलहाल में आपको न्यूज़ आई थी कि आपके तय समय पर एग्जाम आपकी होने वाली, यानी कि अगस्त में। तो अब हमने भी थोड़ा सा परिवर्तन किया है अपने स्ट्रेटजी में। हमने क्या किया है कि जो एप्लीकेशन वाली क्लासेस थी ना, अब उनको हमने रेगुलर कर दिया है। आगे से आपका 1 से 2 दिन बाद आपकी जो एप्लीकेशन वाली क्लासेस हैं वो रेगुलर हो जाएंगी, यानी कि पर डे आपकी क्लासेस रहेगी। पहले हमने सोचा था, जो न्यूज़ आ रही थी उस हिसाब से, कि एग्जाम सितंबर में हो सकता है, बट अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो हमारा मकसद है कि मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट एक बार करवा दूं और उसके बाद आपका एक बार रिवीजन भी करवा दूं, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए और अच्छे से बेहतर आपको चीज़ें मिल सके। तो जो साथी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, तो आप हमारे साथ टीआरई 4.0 के बैच से जुड़ सकती हैं। इसमें हम कंप्लीट आपके लिए संगीत के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश की आपको क्लासेस लगवा रहे हैं। देखिए भाषा पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अगर आप भाषा में फेल हो जाएंगे, तो अगर आपका जो मेहनत है वो कुछ काम नहीं आएगी। तो भाषा भी आप पढ़ते रहिएगा। हमारे यूट्यूब पर भी आपकी क्लासेस चल रही हैं हिंदी की, तो सभी साथी हिंदी की क्लासेस को ज्वाइन किया करें, ठीक है। चलिए, तो हम आपको इसमें क्या देने वाले हैं, फुल सिलेबस आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, आपको नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट आपको हम देने वाले हैं, 1000+ एमसीक्यू आपको मिलेंगे। देखिए सबसे शानदार चीज़ क्या रहने वाली है आपके लिए, हम आपके लिए टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आपको इसी कोर्स में आपको अलग से कोई टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। कंप्लीट आपका जितना भी पेपर हुआ है और जितना भी आपका बीपीएससी का हुआ है, या हमारा एनवीएस के भी या DSSC, सभी पेपर आपको एक जगह एक साथ मिल जाएंगे। तो जो साथी इंटरेस्टेड हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। शानदार तैयारी हम आपके लिए करवाने वाली है, ठीक है। इसकी फीस मात्र 1500 रुपए रखी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाला है। सभी साथी आंसर दीजिएगा, कमेंट में आपको आंसर करना है, और क्लास के एंड में आप ये भी बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही बना है। चलिए, मेल राग वर्गीकरण की अवधारणा किस युग में अस्तित्व में आई थी, यानी कि आपका जो मेल राग वर्गीकरण था, आज के समय पर आपका क्या है, ठाट वर्गीकरण। लेकिन आपका जो मेल राग वर्गीकरण था ये कब अस्तित्व में आया था, वैदिक काल में, प्राचीन काल में, मध्य काल में, या फिर आपका आधुनिक काल में। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि आपका जो मेल राग वर्गीकरण था यह मध्य काल में आया था। कब आया था, मध्य काल की देन है आपका मेल राग वर्गीकरण। क्या आपका मेल राग वर्गीकरण, सभी साथी बताइएगा, ठीक है। वर्गीकरण आज के समय पर आपका क्या है, तो आज के समय पर आपका ठाट राग वर्गीकरण है। क्या आपका ठाट राग वर्गीकरण है। जिस प्रकार से आज के समय पर, यानी कि हम ठाटों से संबंधित रागों को गाते हैं, उन्हें सुनते हैं, उनमें ही आप परिवर्तन करते हुए चीजों को लेकर चलते हैं, इसी प्रकार से आपका मध्य काल में क्या था, मेल राग वर्गीकरण था। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मेलों की संख्या बताई है, यानी कि भातखंडे जी की अगर अपन बात करते हैं तो उन्होंने 10 ठाट बताए हैं, जो कि आपके उनसे उत्पन्न आपके अलग अलग राग हैं। उसी प्रकार से अगर कर्नाटक संगीत पद्धति की अपन चर्चा करते हैं, वहां पर आपके 72 ठाट हैं गणितीय आधार पर, लेकिन उनमें से आपका 19 ठाट ऐसे हैं, 19 मेल ऐसे हैं जिनका प्रचलन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपका जो मेल राग वर्गीकरण था यह मध्यकाल की देन था, यानी कि मध्यकाल में आपका आया था। नेक्स्ट,
हिंदुस्तानी संगीत में काफी ठाट जन्य रागों को कितने रागांगों के अंतर्गत विभाजित किया गया है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। जो रागांग वर्गीकरण है उसमें सभी साथी एक बार कमेंट करके बताइएगा, रागांग जो वर्गीकरण था, रागांग वर्गीकरण किसने दिया था? रागांग वर्गीकरण किसने दिया था? सभी साथी बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से आपको बताना है जो काफी ठाट का आपका जो काफी ठाट जन्य रागों को कितने रागांगों में विभाजित किया गया है? तो देखिए आपका कितने रागांगों में विभाजित किया गया है, सभी साथी बताएंगे। 5 रागांगों में आपका विभाजित किया गया है। अब थोड़ा सा अपन चीजों को जानते हैं, वो 5 रागांग कौन कौन से हैं, सभी प्यारे साथी बताइएगा। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनेगा। देखिए आपका एक तो काफी है, ठीक है, धनाश्री है आपका, दूसरा आपका कानड़ा है, मल्हार है, ठीक है, चौथा, पांचवा क्या है आपका? पांचवा आपका सारंग है। तो ये आपके 5 रागांग हैं जो कि आपके काफी ठाट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रागों के समय सिद्धांत के अनुसार भारतीय रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी कि आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको बताना है समय सिद्धांतों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। तो देखिए आपके 8 वर्ग थे। कितने थे आपके? 8 वर्ग थे। देखिए वर्ग आपके 4 ही थे, अगर देखा जाए तो वर्ग कितने थे? 4 थे। 4 क्या था आपका? दिन का प्रथम प्रहर, दिन का प्रथम प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर, दिन का तीसरा प्रहर, दिन का तीसरा प्रहर और आपका चौथा प्रहर। तो आपके 4 प्रहर थे, यानी कि 4 वर्ग थे। आप इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? प्रातः काल क्या कह सकते हैं आप? प्रातः काल कह सकते हैं, दोपहर कह सकते हैं, क्या? प्रातः काल, दोपहर, आपका शाम, शाम का समय और आपका संध्या काल। तो आपके 4 काल थे, यानी कि दिन में 4, इसी प्रकार से आपका 4 रात में हो जाते हैं। तो दिन और रात के मिलाकर के आपके 8 प्रहर बनते हैं। कितने? 8 प्रहर आपके निकल के आते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आपका जो समय सिद्धांत है, आपका रागों के समय सिद्धांत को कितने कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो आपका 8 वर्गों में। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके रागों के समय सिद्धांत को दिन में कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? दिन में 4 होगा और आपका रात में 4 होगा। तो कुछ काफी साथी आपके 4 ऑप्शन लगा करके आए थे, उनका आंसर गलत था, क्योंकि दिन और रात की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 2 रागों का मिश्रण कहलाता है। सभी प्यारे साथी बताइएगा, 2 रागों का मिश्रण क्या कहलाता है? शुद्ध, छायालग, संकीर्ण या इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? मिश्र राग, छायालग राग, संकीर्ण राग और विकृत राग। देखिए 2 रागों का मिश्रण क्या कहलाता है? 2 रागों का मिश्रण कहलाता है आपका छायालग। यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन बनेगा जो आपका संकीर्ण है। संकीर्ण क्या कहलाता है? तो 2 से अधिक रागों का मिश्रण क्या होता है? 2 से अधिक रागों का मिश्रण होता है इसमें। 2 से अधिक रागों का मिश्रण किस में होता है? तो आपका संकीर्ण में होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, एक और आपका रहेगा शुद्ध, जो आपका शुद्ध रहने वाला है। शुद्ध में क्या होता है? सिर्फ एक राग का मिश्रण होता है, यानी कि आपका एक राग का मिश्रण। इसमें क्या होता है आपका? इसमें जो आपके आश्रय राग होते हैं ना, आश्रय राग, आश्रय राग आपके शुद्ध राग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो रागों का वर्गीकरण था, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण, आपका 3 प्रकार से था। तो इनमें से आपका जो शुद्ध है, ये आश्रय रागों के अंतर्गत आता है। छायालग आपका 2 रागों का मिश्रण होता है। और संकीर्ण क्या होता है आपका? 2 से अधिक रागों का इसमें मिश्रण होता है, उसे आपका संकीर्ण बोला जाता है, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी साथी बताइएगा चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आर्सवी नाम है। आर्सवी क्या है? महत्वपूर्ण है आपका। आर्सवी क्या है? देखिए मूर्छना का है, जाति का है, तान का है या गमक का है? तो आर्सवी आपका क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। आर्सवी आपका जाति है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपका जाति। तो जाति गायन आपका जो प्रचलन में था, जाति गायन आपका प्राचीन समय का गायन है, जो कि भरत जी के समय पर प्रचलन में था। जाति आपकी कुल कितनी थी? 18 आपकी जाति थी। जिस प्रकार से आज के समय पर आपका जो थाट है ना, जो राग वर्गीकरण है,
ठाट वर्गीकरण है जिसे गाते हैं। उसी प्रकार से प्राचीन समय में भरत जी के समय पर जातियों को गाया जाता था। तो उस समय का जितना भी जो गायन था ना, उसको संकलित करके 18 जातियों में बांट दिया गया था। तो उसी को आपका 18 जातियां बोला गया था। अब देखिए, जो आपकी 18 जाति है ना, इनको दो भागों में आपका बांटा गया है। देखिए, उस समय पर आपके दो ग्राम थे, भरत जी के समय पर दो ग्राम थे। एक था आपका षडज ग्राम, क्या था, षडज ग्राम, और दूसरा था आपका मध्यम ग्राम, क्या था, मध्यम ग्राम। तो इन जातियों को आपका दो ग्रामों में बांटा गया था, षडज ग्राम और मध्यम ग्राम। षडज ग्राम में आपकी 7 जातियां थी, मध्यम ग्राम में आपकी 11 जातियां थी। षडज ग्राम में भी आपकी दो प्रकार की थी, शुद्ध जाति, सभी साथी रिवीजन कर लीजिएगा, शुद्ध जाति और आपका विकृत जाति। विकृत जातियों को आपका संसर्गया जाति भी बोलते हैं। इसी प्रकार से आपका मध्यम ग्राम में भी दो थी, शुद्ध जाति और आपका विकृत जाति, ठीक है। तो यहाँ से आपका षडज ग्राम में शुद्ध 4 थी, तो फिर आपका विकृत कितना बचेगा, 3। मध्यम ग्राम में विकृत कितना था, जो विकृत था आपका 8, शुद्ध आपका 3 था। तो इस प्रकार से आपकी जातियां निकल के आती हैं। तो जो आपका आठवीं जाति है ना, आठवीं का आपका जो आठवीं है, यह किस प्रकार की जाति है, तो ये आपकी शुद्ध जाति है, शुद्ध जाति है आठवीं। ये क्वेश्चन आपका बनता है, महत्वपूर्ण आपका। देखिए, आपका 7 शुद्ध जातियां हैं, शारजी, शारजी, आठवीं, गांधारी, मध्यमा, पंचमा, दैवती और निषादी। ये आपकी क्या है, निषादी। ये आपकी 7 शुद्ध जातियां हैं। इनमें से आपका देखिए, जो शारजी है आपका 7 से है, 8 से सबसे है, गांधारी ग से, मध्यमा मा से, पंचमा प से, दैवती दे से और निषादी नी से। तो ये आपकी 7 शुद्ध जातियां हैं। तो यहाँ से आपसे 8वीं के बारे में पूछा गया है, तो आपकी क्या है, जाति है। तो आपको यहाँ से महत्वपूर्ण, अब देखिए एक और क्वेश्चन आपका बन सकता है, जो षडज ग्राम है उसकी शुद्ध जातियां कौन कौन सी हैं, 2 ये हैं आपकी और 2 लास्ट वाली हैं। तो 4 आपकी ये दोनों हैं, और जो आपकी मध्य वाली है मध्यम ग्राम की है, ठीक है। अब आपका जो 3 विकृत जातियां हैं षडज ग्राम की, जो षडज ग्राम की 3 विकृत जाति हैं, षडज ग्राम की जो विकृत जाति है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो षडज से स्टार्ट होंगे आपकी, षडज मध्यमा, षडज मध्यमा क्या बनेगा, षडज मध्यमा। दूसरा आपका क्या बनेगा, षडजोदीच्यवा, षडजोदीच्यवती, ठीक है। तीसरी क्या बनेगी आपका, तो तीसरा बनेगा आपका षडज केसरी, क्या बनेगा आपका, षडज केसरी। तो इस प्रकार से आपकी 3 जाति आपकी विकृत जाति है षडज ग्राम में। तो इस प्रकार से आपको जो जाति वर्गीकरण है आपका पूरा मैंने डिटेल में बता दिया है। देखिए, इसी प्रकार से मैं आपका पूरा का पूरा रिवीजन करवा दूंगा क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी समस्या हो तो पूछिएगा, ठीक है। प्राचीन काल में कितने जाति लक्षण उल्लेखित थे, तो प्राचीन काल में आपके जातियों के कितने लक्षण थे। देखिए, जाति लक्षण कहें या फिर आप राग लक्षण भी कह सकते हैं। तो आज के समय पर जो आपका राग राग है ना, राग के लक्षण वही आपके जाति के लक्षण थे, या कह सकते हैं जो जाति के लक्षण थे वही आज के समय पर आपके राग के लक्षण हैं। तो जाति के कितने लक्षण थे, जाति के 10 लक्षण थे। कौन कौन सा था, सभी साथी बताएंगे, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत, क्या बनेगा, अल्पत्व, बहुत, शार्वत्व, औरवत्व, मंद्र और तार, मंद्र और आपका तार। ये 10 आपके क्या थे, ये 10 आपके जाति के लक्षण थे, किसके अनुसार, भरत जी के अनुसार। यानी कि लगभग सभी विद्वानों ने आपका यही मानी है, सभी सभी विद्वानों के अनुसार। जो सारंगदेव जी थे, सभी विद्वानों ने माना है, सारंगदेव जी ने सिर्फ इनको नहीं माना है। तो सारंगदेव जी ने आपके 13 लक्षण माने थे, उस पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आचार्य सारंगदेव ने जाति के कितने लक्षण माने हैं। देखिए, सारंगदेव जी के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो सारंगदेव जी ने आपके 13 लक्षण माने थे। उन्होंने 10 लक्षण में 3 और न्यू ऐड किए थे, यानी कि उनके अनुसार जाति के कितने लक्षण थे, तो 13 थे। उन्होंने 3 और नए माने, 3 नए माने। 3 कौन कौन से थे आपका, संन्यास, क्या था आपका, संन्यास, विन्यास और आपका अंतरमार्ग, ठीक है। क्या था, अंतरमार्ग। तो ये आपके 3 उन्होंने अपने से ऐड किया था। तो उनके जाति के जो लक्षण निकल के आते हैं वो 13 निकल के आते हैं। संन्यास क्या होता है, जिस स्वर पर जाति का प्रथम खंड की समाप्ति होती थी, प्रथम खंड की समाप्ति, प्रथम खंड की
समाप्ति जिस स्वर पर होती थी उसे आपका संन्यास कहते थे। विन्यास क्या होता है? प्रथम खंड के मध्य भाग की समाप्ति। प्रथम, सभी साथी याद कीजिए, प्रथम खंड के मध्य भाग की समाप्ति। ठीक है, मध्य भाग की समाप्ति, सभी साथी देखना। और आपका अंतर्मार्ग क्या था? जिसमें आपका तिरोभाव आविर्भाव दर्शाना होता था। तिरोभाव क्या था? तिरोभाव और आपका आविर्भाव किसमें दर्शाते थे? तो आविर्भाव तिरोभाव आपका अंतर मार्ग में दिखाया जाता था। ये आपका निकल के आता है आचार्य सारंगदेव जी के अनुसार। आपके जो 3 एक्स्ट्रा लक्षण उन्होंने बताए थे वो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रहेगा। सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताइएगा चीजें क्लियर है। आगे हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है। सरज ग्राम की विकृत जातियों में से कौन सी है? सरज ग्राम की विकृत जाति निम्न में से कौन सी है? सभी साथी बताएंगे। सरज केसकी, सरज मध्यमा, सरजोदीच्यवती। मैंने अभी आपको बताया था सरज ग्राम की विकृत जाति आपकी 3 थी। क्या थी? 3 थी। तीनों आपका स पर आधारित थी। तो आप इनको याद करने की बजाय आप इनको समझेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। तो सभी साथी बताइएगा क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है हमारा? जाति गायन में मूर्छना का आरंभ किस स्वर से होता था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्टार लगा लीजिएगा डबल। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जो हमारे साथी अभी न्यू जुड़े हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक आप वीडियो कर दीजिए। देखिए, लाइक करने के लिए आपसे बोलना ना पड़े, ये आपको स्वतः इसको कर दिया करें। और शेयर अपने यार दोस्तों के साथ कर दीजिए। आपका महत्वपूर्ण समय चल रहा है, तैयारी में अच्छे से लग जाइए। और मैं भी आपके लिए महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जाति गायन में मूर्छना का आरंभ किस स्वर से होता था? देखिए, आपका जो जाति गायन था भरत जी के समय पर, जाति गायन में आपका जो अंश स्वर था, क्या था? जो अंश स्वर था, अंश स्वर को ही आपका गृह स्वर कहते थे। क्या कहते थे? आपका गृह स्वर कहते थे। तो आपका अंश स्वर क्या होता है? बादी स्वर होता है। राग में या जाति में सबसे महत्वपूर्ण स्वर होता था, जिसे आपका प्राण स्वर कहते थे, जिसे जीव स्वर भी कहते थे। तो क्या था? आपका अंश स्वर। तो यहाँ पर आपका जो अंश स्वर था ना, अंश स्वर से आपका जाति गायन, आपका जो जाति गायन में मूर्छना प्रारंभ होता था। आज के समय पर क्या है आपका? आज के समय पर मूर्छना आपका अलग अलग स्वरों से स्टार्ट होता है। तो थोड़ा सा परिवर्तन आपका जाति गायन की अपेक्षा आज के समय पर हुआ है। तो चीजों को आप समझिएगा। ठीक है, देखिए आपका जो जाति गायन था ना, क्या था? जाति गायन। आप चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। जो जाति गायन था, जाति गायन और आज का जो राग गायन है, जो राग गायन है आपका, इनके लक्षण सेम है। यानी कि इसके भी लक्षण 10 थे। लक्षण कह सकते हैं आप। जो चीजें यूज होती थी वो आपके आज के समय पर भी सेम है। तो इसके भी लक्षण आपके 10 थे। लेकिन एज इट इज आपके यूज नहीं हुए थे। कुछ परिवर्तन हो करके या कुछ चीजें ऐड होकर के या कुछ चीजों को हटा करके आज के समय पर जाति गायन के 10 लक्षणों का प्रयोग होता है। तो ये चीज आप समझिएगा। ठीक है, तो आपका जो मूर्छना था अंश स्वर से प्रारंभ होता था। चलिए, सभी साथी बताइएगा अंश स्वर कितने थे? अंश स्वर की संख्या कितनी है? कितने अंश स्वर और गृह स्वर कितने हैं? सभी प्यारे साथी कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। मैंने आपको ये बता रखा है। रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का वर्णन मिलता है? तो ये मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया था, अच्छे से बताया था, जब हमने आपका रामायण महाभारत का जो पाठ पढ़ा था। क्या? रामायण और महाभारत जब देखा था, तब मैंने आपको बताया था कि रामायण में आपका रामायण और महाभारत वाला जब टॉपिक हमने पढ़ा था, तो मैंने वहां पर कंप्लीट आपको डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया था कि रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का वर्णन मिलता है। तो प्यारे साथियों, आपको कितनी जातियों का वर्णन मिलता था? 7 जातियों का। रामायण में आपका 7 जातियों का वर्णन आपका मिलता था। ठीक है, चलिए सभी साथी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका जाति के 10 विध लक्षणों का उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? चलिए, सबसे पहले आपको बताना है सबसे फर्स्ट किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बृहदेशी, अनूप संगीत विलास, संगीत रत्नाकर, नाट्य शास्त्र। तो सभी साथी बताइएगा किस ग्रंथ से आपका स्टार्ट होता है 10 विधि लक्षणों का उल्लेख? तो देखिए, आपको पता है संगीत रत्नाकर में आपका 10 विधि लक्षणों का वर्णन आपको मिलता है। आपका
10 विध राग वर्गीकरण क्या बोला जाता है इसको आपका, इसको आपका 10 विध राग वर्गीकरण भी बोला जाता है, यानी कि 10 विध राग वर्गीकरण, 10 विध राग वर्गीकरण आपका बोला जाता है। चलिए सभी साथी बताएंगे 10 विध राग वर्गीकरण में आपको कौन कौन सी चीज आती थी, कौन कौन सी चीज आती थी, सभी साथी बताइएगा इसमें क्या होता था आपका। देखिए आगे हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। चलिए, जाति में आविर्भाव एवं तिरोभाव दिखाना क्या कहलाता है, तो जाति में आपका आविर्भाव और तिरोभाव दिखाना आपको क्या कहलाता है, अंतरमार्ग। मैंने अभी आपको बताया था संन्यास विन्यास अंतरमार्ग मध्य मार्ग, तो आपका होता है अंतरमार्ग, जो कि आपका सारंगदेव जी के 13 लक्षणों में से आपका एक लक्षण था, जो कि उन्होंने ऐड करके इसको बताया था। तो जाति के 13 लक्षणों में से आपका अंतरमार्ग था। ठीक है, सर्वप्रथम ग्राम शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो ग्राम शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, सभी साथी बताएंगे। तो आपका जो ग्राम शब्द है ना, ग्राम शब्द हुआ, देखिए जो ग्राम शब्द है आपका क्या है, ग्राम शब्द, दूसरा आपका राग शब्द, तीसरा आपका स्वर शब्द, स्वर शब्द, ये शब्द तीनों आपके कहां पर मिलते हैं सबसे पहले, तो ये सबसे पहले आपका सबसे पहले बृहदेश में मिलते हैं, सबसे पहले कहां पर मिलते हैं आपका, तो सबसे पहले आपके बृहदेश में मिलते हैं। सभी साथी बताइएगा चीजें क्लियर है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, बृहदेशी। मतंग मुनि का आपका जो बृहदेशी है, इसमें आपका सबसे पहले इनके बारे में वर्णन मिलता है, यानी कि जानकारी आपको मिलती है। महत्वपूर्ण है आपका, क्या महत्वपूर्ण आपका रहने वाला है ग्राम राग। ग्राम रागों की संख्या कितनी बताइए, सभी साथी बताइएगा। मतंग मुनि ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है, मतंग मुनि ने कितनी गीतियों का वर्णन किया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7, 5, 6, 11, तो कितनी गीतियों का वर्णन किया है। देखिए गीतियां आपकी गीतियां कितनी थी, तो गीतियां आपकी 5 थी, लेकिन मतंग मुनि ने आपका 7 गीतियों के बारे में डिस्कस किया है। कौन कौन सी आपका, देखिए इन्होंने जो शुद्धा थी उसको चोच्छा बोला है, क्या चोच्छा गीति बोला है, चोच्छा गीति इन्होंने बोला है। दूसरा आपका भिन्ना बोला है, क्या भिन्ना। तीसरा आपका गौड़ी, ठीक है गौड़ी। चौथा आपका बेसरा, सभी साथी कमेंट करके बताइए बेसरा। पांचवा आपका साधारणी, और छठवा इन्होंने भाषा बताया है, क्या भाषा बताया है। और सातवा आपका विभाषा। तो इन्होंने इस प्रकार से आपका 7 गीतियां बताई हैं, चोच्छा भिन्ना गौड़ी बेसरा साधारणी, ठीक है भाषा विभाषा। जो आपके सारंगदेव जी थे, सारंगदेव जी ने आपकी 5 बताई है। सारंगदेव ने कितने आपका गीति बताई है, तो सारंगदेव के अनुसार आपकी 5 गीतियां थी। सभी प्यारे साथी बताइएगा कौन कौन सी थी। इन्होंने आपका पहला बताया था शुद्धा, क्या शुद्धा, जो शुद्धा था, भिन्ना था, शुद्धा भिन्ना गौड़ी बेसरा और साधारणी, बेसरा और आपका साधारणी, ठीक है। तो ये आपकी इन्होंने 5 बताई थी, शुद्धा भिन्ना गौड़ी बेसरा और साधारणी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका साधारणी गीति के अंतर्गत कितने राग आते हैं, सभी प्यारे साथी बताइएगा। जो आपका साधारणी गीति था इसके अंतर्गत कितने राग आते हैं, जो मैंने अभी आपको क्या बताया था। देखिए शुद्धा, सभी कमेंट करके बताइएगा, शुद्धा भिन्ना गौड़ी बेसरा और आपका साधारणी, क्या है आपका साधारणी। तो इसमें आपको बताना, देखिए शुद्धा में आपके कितने स्वर थे, कितने राग थे, सॉरी आपके 7 राग थे। भिन्ना में क्या था आपका, भिन्ना में 5 राग थे। गौड़ी में कितना था आपका, सभी प्यारे साथी बताइएगा। गौड़ी में आपका कितना था, गौड़ी में 3 थे आपके, 3 राग थे। बेसरा में कितना था आपका, तो बेसरा में आपके 8 थे, क्या था आपका 8 राग थे। साधारणी में आपका 7 राग थे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर चलेगा शुद्धा भिन्ना गौड़ी बेसरा साधारणी। अगर आप इसको ऐड करते हैं, देखिए आपका 7 और आपका 8 15 होता है, और आपका 5 3 8 होता है, 8 7 15 होता है, यानी कि आपका 15 15 30 राग हो जाते हैं, क्या 30 राग। इन 30 रागों को आपका ग्राम राग बोला गया था, क्या ग्राम राग। 30 ग्राम रागों को आपका 5 गीतियों में विभाजित किया गया था, जो कि आपका शुद्धा भिन्ना गौड़ी बेसरा और साधारणी इस प्रकार से आपका रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, सभी साथी बताइएगा। सारंगदेव ने कितने ग्राम रागों का उल्लेख किया है, सारंगदेव ने कितने ग्राम रागों का उल्लेख किया है, कितने ग्राम रागों का उल्लेख किया है, सभी प्यारे साथी बताइएगा।
तो देखिए सारंगदेव जी के अनुसार आपका जो ग्राम राग थे वो 30 थे। कितने थे आपके? 30 ग्राम रागों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। उन 30 ग्राम रागों को उन्होंने आपका 5 गीतियों में विभाजित किया है। कितनी गीतियों में? जो कि मैंने आपको अभी अच्छी से डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट, संगीत रत्नाकर में समस्त रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो आपका जो संगीत रत्नाकर है उसमें समस्त रागों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो आपका 10 वर्गों में, जिसे आपका 10 विधि राग वर्गीकरण बुलाया जाता है। 10 विधि राग वर्गीकरण, 10 विधि राग वर्गीकरण आपका बोला जाता है। तो सभी प्यारे साथी बताएगा वो 10 विधि राग वर्गीकरण कौन सा है? उनके नाम आपको पता होना चाहिए, मैथ में आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए पहला क्या है आपका? ग्राम राग, ग्राम राग। दूसरा आपका राग। तीसरा आपका उपराग, ठीक है। चौथा क्या है आपका? भाषा। पांचवा विभाषा और आपका छठवां अंतर्भाषा। अंतर्भाषा। इस प्रकार से आपका क्या होगा? 6। इसके बाद आपका 7वां आपका भाषांग। देखिए भाषांग, क्रियांग और आपका उपांग। रागांग और आता है आपका उपांग। इसके बाद आपका रागांग। तो रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग आपका क्या होता है? 8, 9 और 10, यानी कि आपका 10 विधि राग वर्गीकरण यहाँ पर निकल के आता है सारंगदेव जी के अनुसार। अब देखिए यहाँ से जो आपका ऊपर वाले जो 6 थे ना, ऊपर वाला 6 जो थे आपके 6 अंग थे, इनको आपका मार्गी संगीत के अंतर्गत रखा है। किसके अंतर्गत? मार्गी संगीत। ये आपका मार्गी संगीत के अंतर्गत था। जो लास्ट वाले आपके जो 4 है ना, इनको आपका देसी संगीत के रखा गया, देसी संगीत, ठीक है, देसी संगीत के अंतर्गत आपका रखा है। तो इस प्रकार से आपका 10 विधि राग वर्गीकरण था, उसको 2 वर्गों में विभाजित किया, मार्गी संगीत और आपका देसी संगीत। क्या? मार्गी संगीत और आपका देसी संगीत। इस प्रकार से आपका यहाँ पर 10 विधि राग वर्गीकरण उन्होंने दिया था। इसमें आपके अलग अलग 2 से 64 रागों का जिक्र किया है। कितना? कुल आपका कुल क्या था? कुल 2 से 64 राग उन्होंने बताए। इसमें कुल मिलाकर के आपका 2 से 64 रागों का जिक्र किया है। सभी प्यारे साथी बताना क्लियर है? कुछ भी समस्या हो तो आप पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्वर मेल कलानिधि में कितने मेलों के अंतर्गत रागों को विभाजित किया गया है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्वर मेल कलानिधि में कितने मेलों के अंतर्गत रागों को विभाजित किया गया है? 19, 25, 20 और 40। सभी साथी इसका आंसर दीजिएगा। स्वर मेल कलानिधि यानी कि आपका जो स्वर मेल कलानिधि है किसके द्वारा लिखा गया है? किसका ग्रंथ है? तो आपका रामा माती जी का। किसका? रामा माती जी का ग्रंथ है। रामा माती जी ने आपका कितने मेल माने हैं? तो आपका रामा माती जी ने आपका 20 मेल माने। कितने माने थे आपका? 20 मेल। सभी साथी बताइएगा। देखिए आपका पुंडरीक विट्ठल ने कितने माने? ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल जी का कौन सा था आपका? विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल का था आपका संद्रांग चंद्रोदय, संद्राग चंद्रोदय नाम का ग्रंथ था, चंद्रोदय। तो उन्होंने आपका कितना माना है? उनका ग्रंथ था संद्राग चंद्रोदय। इसमें उन्होंने माना है आपका 19 मेल। कितना माना है आपका? 19 मेल। कितना मेल माना है? 19 मेल। अब देखिए मेल की जगह पर आपका, मेल की जगह पर आपको क्या क्या मिल सकता है? मेल, मेल को आपका ठाट कहते हैं। मेल को आपका संस्थान बोला जाता है। क्या? संस्थान बोला जाता है। मेल को आपका सप्तक कहते हैं, ठीक है, मेल को आपका सप्तक भी कहते हैं। ठाट भी मेल को बोला जाता है। क्या? ठाट भी इसको कहते हैं। तो ये इनके एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। क्या आपका? एक दूसरे के पर्यायवाची है। मेल को आपका ठाट कहते हैं, मेल को आपका ठाट कहते हैं, संस्थान कहते हैं, सप्तक आपका बोला जाता है, ठीक है। किसी भी नाम से आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, वेंकटमुखी ने अपने 55 रागों को कितने मुख्य मेलों में विभाजित किया गया है? देखिए वेंकटमुखी के अनुसार आपका कितने मेल थे? उन्होंने 2 प्रकार से आपका मेलों को वर्गीकृत किया था। किस प्रकार से किया था थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए वेंकटमुखी ने आपका गणितीय आधार पर, गणितीय आधार पर आपका, गणितीय आधार पर आपका 72 माना है। गणितीय आधार पर आपका 72 मेल माना है। इन 72 मेलों में से प्रयोग के लिए क्या आपका, प्रयोग के लिए कितना लिया? प्रयोग के लिए आपका, प्रयोग के लिए इनमें से आपका 19 मेलों को निकाला। 19 मेलों से आपका 55 राग वहां पर बनाए गए हैं। कितना? 55 राग आपके बनाए गए हैं। तो यहाँ से पूछा जा सकता है वेंकटमुखी का चतुर्दंडी प्रकाश का नामक ग्रंथ था। क्या था? चतुर्थ दंडी प्रकाश का। सभी साथी बताएंगे। चतुर्थ, चतुर्थ दंडी
प्रकाश का इनका ग्रंथ था। इसमें उन्होंने गणितीय आधार पर 72 मेल माने हैं। उन 72 मेलों में से प्रयोग के दृष्टिकोण से यानी कि आपका कर्नाटक संगीत में 19 मेलों का प्रचलन है, तो उन्होंने 19 मेलों के अंतर्गत 55 राग आपके रखे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थाट राग पद्धति का अन्य नाम क्या है? सभी साथी बताइएगा, थाट राग पद्धति का अन्य नाम क्या है? मेल पद्धति, जन जन जनक जन्य पद्धति, राग पद्धति या रागांग पद्धति? तो थाट राग पद्धति का अन्य नाम क्या है? सभी प्यारे साथी बताएगा, थाट राग पद्धति। तो थाट राग पद्धति को आपका मेल पद्धति भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको आपका मेल पद्धति भी बोला जाता है। सभी प्यारे साथी बताइएगा, चीजें क्लियर है? देखिए आपका जो मेल पद्धति है, मेल पद्धति आपको उसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट। विद्यारण्य ने कितने मेलों के अंतर्गत अपने रागों को विभाजित किया गया है? विद्यारण्य, क्या महत्वपूर्ण नाम है आपका? विद्यारण्य, विद्यारण्य। विद्यारण्य ने आपका कितने मेलों के अंतर्गत अपने रागों को विभाजित किया गया है? सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा। तो विद्यारण्य ने आपका 15 मेल, 15 मेल माने हैं। इन्होंने 14वीं शताब्दी के आसपास इन मेलों का जिक्र किया था अपनी पुस्तक में। ठीक है, तो विद्यारण्य ने आपका 19 मेल माने हैं। सभी प्यारे साथी बताइएगा। चलिए यहाँ से आपसे एक और अगर पूछ लिया जाए, लोचन जी के अनुसार, लोचन जी का जो राग तरंगिणी है ना, राग तरंगिणी, राग तरंगिणी है, उसमें उन्होंने कितने मेल माने हैं? तो उन्होंने आपका 12 मेल माने। कितना? 12 मेल माना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सभी साथी अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम आपका, सारंगदेव ने अपने उपरागों एवं रागों की संख्या क्या बताई है? सारंगदेव ने अपने उपरागों एवं रागों की संख्या क्या बताई है? देखिए ग्राम राग मैंने आपको बताए थे, ग्राम राग कितने थे आपका? ग्राम रागों की संख्या कितनी थी? तो ग्राम राग उन्होंने 30 बताए थे। अब यहाँ से आपसे क्या पूछा है? उपराग। तो उपरागों की संख्या कितनी थी और राग कितने बताए, ये आपको बताना है। देखिए उपराग उन्होंने माने 8 और राग माने 20। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 8 और 20 उन्होंने उपराग और रागों की संख्या मानी गई है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। सभी साथी बताइएगा, चीजें क्लियर है? चलिए सभी साथी बताना, महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखिए आपका नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, सही जोड़ी को चिन्हित कीजिए। सही जोड़ी आपको मिलाना है। इनके ऑप्शन में आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑप्शन में आपको लिख देता हूँ। देखिए किस प्रकार से, रागांग, गीति, ग्राम राग और आपका राग। रागांग कितनी है? रागांग क्या 20 है? गीति कितनी है? क्या 6 है? ग्राम राग कितने हैं? 30 है क्या? राग कितने हैं? 20 है क्या? तो यहाँ से मैंने आपको ये कंप्लीट बता दिया है। आपका रागांगों की संख्या कितनी है? तो रागांग आपका 30 है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। गीति मैंने आपको बताई थी कि गीति कितनी है? 5 भी है और आपका 7 भी है। ग्राम राग कितनी है? आपका कितने ग्राम राग? तो ग्राम राग पे 30 ग्राम राग है। और राग मैंने अभी आपको बताया था, राग आपका कितना है? तो राग आपका 20 है। तो यहाँ से ये आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ग्राम रागों की संख्या 20 है। इसका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा आपका? ग्राम रागों की संख्या आपकी 20 है, ग्राम राग 30 है, राग आपके 20 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सारंगदेव ने अपने ग्राम राग किस आधार पर वर्गीकृत किए हैं? सभी साथी बताइएगा, ग्राम रागों को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? ध्रुवा गीतियों पर, लोक गीतों पर, गीतियों के आधार पर, मूर्छना पर? देखिए सारंगदेव जी ने जो ग्राम राग थे ना, 30 ग्राम राग, उनको आपका गीतियों के आधार पर वर्गीकृत किया है। मैंने आपको बताया था गीतियों के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो उन्होंने आपका कितनी गीतियां मानी है? 5 गीतियों में उसने बांटा है, 5 गीतियों में उन्होंने बांटा है। तो ग्राम रागों को उन्होंने आपका 5 गीतियों में, 5 गीतियों में क्या किया है? 5 गीतियों में आपका बांटा है। सभी साथी बताएंगे, 5 गीतियों में आपका ग्राम रागों को बांटा गया है, जो कि आपके 30 ग्राम राग थे। ठीक है, चलिए। मेल शब्द, क्या मेल शब्द किस विद्वान की देन है? सभी साथी बताएंगे, मेल शब्द किस विद्वान की देन है? विद्यारण्य, रघुनाथ, सारंगदेव, नायक बख्शु? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, मेल शब्द किसने दिया था? तो आपका जो मेल शब्द दिया था, क्या मेल शब्द आपका दिया था? विद्यारण्य जी। किसने दिया था? विद्यारण्य जी ने आपका मेल शब्द दिया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। देखिए जो आपका बीपीएससी तैयारी 3.2 के लिए हमारी जो क्लास चल रही है, बीपीएससी तैयारी 3.2, देखिए आपका ये 3.2 के लिए भी आपकी रहने वाली है और टीआरई 4.2 के लिए। देखिए चीजें आपकी सेम रहेंगी।
तो टीआरई 4.2 वाले जितने भी साथी हैं ना, वो भी इन क्लासेस को देखिएगा। देखिए आपको चीज़ें यहीं से आने वाली हैं, यही आपका सब कुछ रहेगा। बस थोड़ा सा डिपेंड करेगा आपका टीआरई 3 के एग्जाम पर। टीआरई 3 का एग्जाम जो पैटर्न है वो सेम रहता है टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड के आधार पर, या फिर उसमें कुछ परिवर्तन आता है, ये आपको डिपेंड करेगा। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताइएगा आप क्लास कैसा लगा, और कमेंट करके बताना आपका 25 क्वेश्चनों में से कितना आपका आंसर सही बैठा है। क्योंकि यहाँ पर आप एक तरीके से आप टेस्ट भी एज ले सकते हैं, मॉक टेस्ट इसको समझिएगा और उसी के बिहाफ पर आप अपने आप को जज कीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एज एट एज एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथी उम्मीद करूंगा कमेंट में आप सभी अपना अपना स्कोर बताएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो हमारे प्यारे साथी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके, तो उनके लिए कंप्लीट मैंने आपके लिए कोर्स लॉन्च कर दिया है। देखिए एक और मैंने आपके लिए क्या किया है, जो साथी देखिए जो हमारे साथी हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं और जो ज़्यादा पे नहीं करना चाहती हैं, हर एक भर्ती के लिए न्यू बैच नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने क्या किया है, ब्रह्मास्त्र बैच। क्या आपका ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च किया है, ब्रह्मास्त्र बैच हमने लॉन्च किया है। इसमें हमने क्या किया है आपके लिए, देखिए आप अगर एनवीएस केवीएस या ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप बीपीएससी टीआरई 4.2 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी की आपकी भर्ती आने वाली है, ठीक है, या फिर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप इन सभी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम इन सभी को अच्छे से फॉलो करें और अच्छे से अपना 2024 में सिलेक्शन पाएं, तो इन सभी के लिए डेडिकेटली आपका एक बैच लॉन्च कर दिया है, ब्रह्मास्त्र बैच। ब्रह्मास्त्र बैच में आपके लिए अलग से कोई बैच लेना नहीं होगा, सारे के सारे बैच आपको यहीं पर मिल जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 का बैच 1500 रुपए का है, इस हिसाब से अगर आप इनको देखने जाएंगे तो इनकी कॉस्ट आपको पड़ेगी लगभग 5000 के आसपास। कितना, 5000 के आसपास आपको इनकी कॉस्ट पड़ेगी। लेकिन ब्रह्मास्त्र बैच आप मात्र 2500 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। कितना, 2500 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आधा हमने फीस कर दिया, यानी कि आपका जो फीस है उसको आधा कर दिया, और सारी की सारी चीज़ें आपको सेपरेट मिलेंगी। हर एक बैच का हर एक कोर्स का सेपरेट बैच मिलेगा, यानी कि हर एक भर्ती का आपको फुल आपको सिलेबस के साथ, फुल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ डेडिकेटली आपको एक बैच मिलेगा। ठीक है, जो साथी पर्टिकुलरली कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, यानी कि कोई कोर्स लेना चाहते हैं किसी भी भर्ती का, तो आप ले सकते हैं। अगर ब्रह्मास्त्र बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ करके हमारे साथ अपने बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी इतनी रहने वाली है। सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा। सभी को राम राम, नमस्कार, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।